हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे PMEI यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं और हमारे पास अब तैयारी करने का बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो हम अब सिर्फ तैयारी नहीं करेंगे, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करने वाले हैं, हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करने वाले हैं। हम सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क से हमें सक्सेस नहीं मिलने वाला, हमें बेहतरीन नंबर नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि हमें बेहतरीन नंबर चाहिए, हमें 90% प्लस मार्क्स चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। जब हम हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करेंगे तभी हमें बेहतरीन परसेंटेज यानी 90% प्लस मिलने वाले हैं। स्मार्ट वर्क हम किस तरह करेंगे, देखिए हम पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। जैसे कि एक थियरी कहती है कि 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हमारे सिलेबस के जिन्हें 80% आना ही आना है, उसके अलावा भी क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो हमारा पूरा सिलेबस है, हम सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम अपने सिलेबस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे निपटा देंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बाद अदर्स जैसे बचे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग टॉपिक्स, क्योंकि लगभग 5 नंबर का लॉन्ग टॉपिक्स फंसता है। उसके बाद शॉर्ट, फिर वेरी शॉर्ट और उसके बाद MCQs वगैरह। तो अगर हम इस हिसाब से चलेंगे तो हमारा कोर्स भी जल्दी जल्दी पूरा होगा और हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। और ऐसा भी यह हमें रहेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं यकीनन वो कई बार आया है, कई बार रिपीट हुआ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। और मैं आपको बता दूं, ये वो टॉपिक है जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार दोहराया गया है। 2023, 2022, 2018, 2009 और 2008 कई बार ये टॉपिक दोहराया गया है। राउल्ट का नियम छोटा सा टॉपिक है, 5 नंबर का आता है, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देकर जाता है। क्या है राउल्ट का नियम, आइए देखिए समझते हैं। आपको बिल्कुल भी हमारी क्लास पढ़ने के बाद नोट्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आपको समझाया जाएगा, जो यहाँ पर लिखवाया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिख कर आना है। आप इतने लिखेंगे, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है, समझते हैं और आपको लिटरली देते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम कहता है किसी विलायक में, अभी चूंकि हम विलायक की बात करेंगे, विलय की बात करेंगे, विलयन की बात करेंगे, राउल्ट के नियम की बात करेंगे, तो छोटी छोटी पॉइंट समझ लिए। जैसे कि राउल्ट का नियम पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख दूंगा, उसके बाद उसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो समझाते हैं। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब के तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब जो होता है, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन
उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट किया गया क्वेश्चन है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना है हमें। क्या है हमारा राउल्ट का नियम? हमारा राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलायक में, विलायक किसे कहते हैं? जैसे कि हमें पता है हमारा जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि जो हमारा विलयन होता है, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही विलयन है, तो जब चैप्टर का नाम विलयन है तो हमें इसकी तो डेफिनेशन पता ही है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तो जो हमारा विलयन होता है वो कितनी चीजों से मिलकर बनता है? वो दो चीजों से मिलकर बनता है। हमारा विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा विलेय और एक होता है हमारा विलायक। क्योंकि ऊपर दोनों ही वर्ड यूज हुए हैं तो मैं आपको समझाता हूं। हमारा सॉल्यूशन जो है यानी विलयन जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक विलेय से और एक विलायक से। विलेय को कहते हैं सॉल्यूट एंड विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, विलेय को कहते हैं सॉल्यूट और विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट। अब हम कैसे पता लगाएंगे किसी भी विलयन में कि उसमें कौन सा पदार्थ विलेय है और कौन सा पदार्थ विलायक है? मान लो हम शरबत बना रहे हैं और शरबत जो है वो हमारा बना है जल तथा चीनी से मिलकर। तो हम इसमें कैसे पता चलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा इसमें कि कौन सा पदार्थ हमारा विलेय है और कौन सा पदार्थ हमारा विलायक है? ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसकी एक सिंपल टी डेफिनेशन है, जो पदार्थ विलयन के अंदर, जो पदार्थ विलयन के अंदर कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ विलयन के अंदर अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। ये छोटी सी हमारी डेफिनेशन है। तो विलयन, विलेय, विलायक हमारा क्लियर हुआ। तो किसी विलायक में हमें समझ में आ गया विलायक क्या है, क्या हमें समझ में आ गया विलायक क्या है? हमारे विलयन के अंदर जो हमारे विलयन के अंदर जो ज्यादा भाग है, जो पदार्थ ज्यादा है उसे हम विलायक कहते हैं। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, तभी तो विलयन बनेगा हमारा, जब हम विलायक में विलेय मिलाएंगे। तो कह रहे हैं अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, यानी कि जिस चीज में हम मिला रहे हैं वही ज्यादा रहनी चाहिए, विलेय होना चाहिए मिलाने वाला, यानी जो हम चीज मिलाएंगे वो कम मिलनी चाहिए। तो किसी विलायक में अवाष्पशील किसे कहते हैं? अवाष्पशील यानी वो जो भाप बनकर ना उड़े। अवाष्पशील जो भाप बनकर ना उड़े, अगर भाप बनकर उड़ने लगी तो बात ही खत्म हो गई। फिर अवाष्पशील विलेय होना चाहिए। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का, वाष्प दाब किसे कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं पी को, पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम वाष्प दाब को। वैसे वाष्प दाब दो वर्ड से मिलकर बना है, वाष्प तथा दाब, यानी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब। और वाष्प आप लोगों को पता है किसे कहते हैं? भाप को वाष्प कहते हैं। जैसे कोई बर्तन रखा है उसको हम गर्म कर रहे हैं गैस पर, तो गैस पे गर्म करते टाइम अब कुछ टाइम ऐसा आता है कि भाप जो है वो हवा उड़ने लगती है, इतनी उड़ने लगती है कि उस ढक्कन पे जो है अगर हम ज्यादा देर तक रहने दें तो वो ढक्कन ऊपर को उठाने लगती है, तो ये दाब लगाती है। और ये भाप जो है इसी तरह से उस बर्तन के चारों कोनों पर दाब लगाती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे ही वाष्प दाब कहते हैं, यानी वाष्प के द्वारा लगाया हुआ दाब, जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं? अवनमन का मीनिंग होता है घटना किसी भी चीज का, यानी आने वाली कमी। कमी कितनी थी और कमी कितनी हो गई। पहले
वाष्प दाब कितना था और अब कितना हो गया, कमी तो आ गई नई चीज मिलाने पर। अरे मानो जल है यानी पानी है, उसको हमने गैस में रखा भाप बना के उड़ाने के लिए, तो वो जल्दी जल्दी उड़ रहे हैं। अब उसमें हमने थोड़ी सी चीनी डाल दी, अब वो उतनी जल्दी नहीं उड़ेगा, अब उसे टाइम लगेगा उड़ने में, और सारा का सारा उड़ने में बहुत टाइम लगेगा अब उसे। तो उसके अवनमन में क्या आ गई, उसके भाप बन के उड़ने में क्या हो गई, वाष्प दाब का क्या हो गया, वो अवनमन हो गया यानी कमी आ गई। आपेक्षिक यानी अपेक्षा करना, अपेक्षा हम इसी से करते हैं पी नॉट से। क्लियर है। अब हम आगे लेते हैं कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, हम किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। उसमें उपस्थित विलय पदार्थ का मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज को हम शो करते हैं, वैसे तो कुछ बुक्स में एक्स से भी शो कर दिया जाता है विलय पदार्थ के मोल प्रभाज को। इसको हम लिखते हैं स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इसे कहते हैं विलय का मोल प्रभाज। अब हम लिखकर देखते हैं, इससे हमारा फॉर्मूला क्या बना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। आपको सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखकर आनी है, इतना सब कुछ नहीं लिखना है, ये तो हमारा समझाना था। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब ये है किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन, हमें विलयन मिल गया, के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अभी हमने बताया था ये हो गया। वाष्प दाब में अवनमन पूछें तो सिर्फ पी नॉट माइनस पी एस, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पूछें तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, है ना। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब देखें, जहां पी नॉट तथा पी एस विलायक तथा विलयन का वाष्प दाब है, और स्मॉल एन तथा कैपिटल एन विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या भी कह सकते हैं और ग्राम अणुओं की संख्या भी कह सकते हैं। हम मोलों की संख्या लिख देते हैं, मोलों की संख्या है, ठीक है, ये है, इतना सा है राउल्ट का नियम। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि हम मान लें कि ये जो विलयन हम बना रहे हैं, यदि विलयन अतितनु है, यदि विलयन अतितनु है तब क्या होगा, यदि विलयन अतितनु है तब क्या होगा, यदि विलयन अतितनु है तो क्या होता है, तब स्मॉल एन का मान कैपिटल एन की अपेक्षा
बहुत कम होगा। अतः हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज नियरली इज इक्वल टू कैपिटल एन। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। क्या हम इस तरह से ये सूत्र लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा राउल्ट का नियम है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ज्यादा से ज्यादा गौर करें और जितना आपको लिखाया गया है उससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं लिख कर आना है। बिल्कुल इससे बाहर आपको कोई भी फालतू की चीज नहीं लिख कर आनी है और अगर आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे तो इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। थैंक यू वेरी